हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे हो? चलो, कोई ना, ये बढ़िया बात। अच्छे होने चाहिए बिल्कुल, और स्वस्थ होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। अपनी क्लास क्या कह रही थी? कल पिछली वाली क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? कुछ अनुभव हो तो आप लोग को बताओ। कुछ याद वगैरह है कि क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? एक बार जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ, शायद फ्रिक्शन स्टार्ट किया था हमने। फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया था। तो फ्रिक्शन में मुझे याद नहीं आ रहा कितना हो रहा है। जस्ट एक कमेंट में जल्दी जल्दी से लिखकर बताओ। एक कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या कर रहे थे कल। फ्रिक्शन की बिल्कुल बेसिक स्टार्ट की थी कि फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है। तो याद होगा कल जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था कि फ्रिक्शन बेसिकली है क्या। ठीक है। फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रिक्शन जो है ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन। एक मिसकंसेप्शन जो बच्चों के माइंड में बैठा होता है कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन। इस कंसेप्शन को मैंने कल खत्म किया था, और मैंने आप लोग को ये समझाया था कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बात समझ में आ गई? अब सिंस रिलेटिव मोशन का क्या है, क्लियर। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि जैसे मान लो कि दो सरफेसेज हैं हमारे पास, ठीक, जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि स्लाइड कर रहे हैं, कोशिश भी अगर कर रहे हैं तब भी फ्रिक्शन नेचर में आ जाएगा। समझ में आ गया? जैसे कुछ एक एग्जांपल लो। जैसे कल मैंने कुछ एग्जांपल के जरिए आप लोगों को बताया भी था, ठीक है, कि यहाँ देखो, मैंने कल आपको क्या बोला था कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इस पे फोर्स अगर एफ लगा इस तरफ, ठीक, तो ये पोजीशन देखो, इसके ऊपर और कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक नॉर्मल और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको पता है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन होना नहीं है, इसलिए नॉर्मल mg के बराबर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस फोर्स को अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड भी कर जाए या नहीं भी करे, जरूरी नहीं कि हम एक फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को खींचे तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही कर जाए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्लियर? जैसे मान लो कि कोई हैवी अलमीरा है, उसको तुम धक्का मारो, बस जरूरी नहीं है कि तुम्हारे उस फोर्स से वो मूव कर जाए। हो सकता है कि तुम्हें फोर्स की वैल्यू बढ़ानी हो जाए, हो सकता है कि तुमसे अकेले ना हो, तुम्हारे फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली मेंबर्स को वहां पे इन्वॉल्व होना हो जाए, सब मिलकर उसको धक्का मारे अगर कोई हैवी अलमीरा है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये भी ये गारंटी नहीं है कि इस फोर्स की इतनी औकात है कि वो इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर दे, ठीक। बट कोशिश तो एक जरूर ही कर रहा है। ये फोर्स क्या कोशिश कर रहा है कि इसको राइट साइड लेकर जाए, तो इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन इस तरीके से लगकर इसको रोक रहा है। और अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन और फोर्स दोनों बराबर अमाउंट के होंगे। ये आपको पता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे, जितना राइट साइड फोर्स उतना ही लेफ्ट साइड फोर्स। इतनी बात तो आप अच्छे से जानते हो। तो क्या फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन, इतनी बात तो आप लिख ही सकते हो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बस ये कब तक? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है तो ही हम ये बात लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी स्लिप कर गया, आगे की तरफ मूव करने लगा, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। और आपको पता है कि बॉडी के पास अगर एक्सेलरेशन राइट साइड है तो ये वाली फोर्स इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। इसका मतलब कि फ्रिक्शन एक ऐसी वैल्यू है जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर ये फोर्स जीरो होता, मान लो ये फोर्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम ले लेते एम मास का, और इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते, और मैं आपसे पूछता कि फ्रिक्शन कितना है, तो आप इस केस में क्या बोलते कि फ्रिक्शन क्या है? जीरो। इसके बारे में और डिटेल हमने पहले चर्चा किया हुआ है, पहले से आप जानते हो। समझ में आगे बात? क्लियर? क्यों ऐसा जीरो हुआ? क्योंकि कोई फोर्स इसको स्लाइड कराना ही नहीं चाहता। नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है, ये जो नॉर्मल है वो mg को बैलेंस कर रहा है। और देखो इस डायरेक्शन में या इधर की तरफ कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाया जिससे ये बॉडी स्लिप करना चाहे, तो ऐसे केसेस में फ्रिक्शन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नेचर में आ गया, बच्चे क्या करते हैं कि इसमें फ्रिक्शन इस टाइप या इस टाइप कंसिडर कर लेंगे, तो भाई गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अगर आपने यहाँ ले लिया, और न्यूटन का लॉ कहता है कि अगर वहां पे नेट फोर्स है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो अगर फ्रिक्शन इधर लग गया तो बॉडी इधर स्लाइड कर जाएगी। और ऐसा कभी होता है कि घर में बैठे बैठे आप बैठे हुए हो, आपका चेयर रख के आपके पास आ गया, या
आप जिस टेबल पे खाना खा रहे हो वो टेबल से रख के कहीं दूर चला गया, ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ गई बात? दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। समझ में आ गई बात? और यही तो काम है हमारे फिजिक्स का, हम उस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर? तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि इन सम टाइम द फ्रिक्शन में बी जीरो, इन सम टाइम फ्रिक्शन में बी एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड अ मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, आपने मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, मतलब फ्रिक्शन 10 न्यूटन था। आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन होगा। तभी तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट करके एक दूसरे को खत्म कर देंगे। समझ में आ गई बात? अगर आपने 40 लगाया और अगर अब भी मूव नहीं कर रहा तो ये 40 है। लेकिन मैंने कल आपको क्या बताया था कि हर सरफेस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक औकात होती है कि वो कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर लगा सकता है। तो मान लो कि इस सरफेस की औकात 40 न्यूटन फ्रिक्शन अप्लाई करने की है, ठीक, और आपने 40 अप्लाई किया, तो यहाँ तक तो ये बॉडी को रोक देगा। लेकिन आप 40 से जैसे 41 करोगे या 40.001 न्यूटन भी करोगे आप फोर्स, तो ये बॉडी आगे की तरफ स्लिप कर जाएगी। मतलब फ्रिक्शन के औकात से बाहर हो गई तो ये बॉडी स्लिप कर गई। समझ में आ गया बात? तो आपको ये बात तो समझ में आ रहा है कि जब तक ये रेस्ट पे था तो 0 से लेके 40 न्यूटन के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, डिपेंड करता है कि फोर्स की वैल्यू क्या ली है आपने, कि कितना फोर्स आपने लगाया है। समझ में आ गया बात? और ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में? रेस्ट पर है। इसका मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसको बोलते हैं स्टैटिक सिचुएशन, और जब वो मोशन में आ जाए तो उसको बोलते हैं काइनेटिक सिचुएशन और डायनामिक सिचुएशन। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है बेटा? तो यहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था इस वाले केस में, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 0 से 40 न्यूटन जब फ्रिक्शन की वैल्यू हो उस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इस फ्रिक्शन को हम एक अच्छा सा प्यारा सा नाम दे देंगे, दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है, स्टैटिक सिचुएशन में है, इसलिए हम इस फ्रिक्शन को क्या नाम देंगे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और एक बार बॉडी स्लिप कर गई, मतलब अब ये काइनेटिक मोशन में आ गई या डायनामिक में आ गया। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया? एक और बात आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू देखो 0 भी हो सकती है, 40 भी। 40 इज द औकात ऑफ दिस सरफेस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 0 से लेकर 40 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। 0.0001, ठीक, 39.00000, 10 20 बार जीरो लगा के 1। समझ में आ गई बात? ठीक, कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 40 के बीच में, तो इनफाइनाइट नंबर आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक, तो उनमें से कोई भी वैल्यू फ्रिक्शन की पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगी? फोर्स के ऊपर। समझ में आ गया? क्योंकि यही वो फोर्स है जो बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। जब तक फोर्स नेचर में ना हो बॉडी स्लाइड होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ गया? तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपका क्लियर है, फ्रिक्शन की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे, क्या ये क्लियर है? मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर लिखोगे। समझ में आ गया? जितना आप फोर्स लगाओगे उसी के बराबर का यहाँ फ्रिक्शन होगा। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपकी औकात 1000 रुपए खर्च करने की है, ठीक, बस जरूरत 100 रुपए खर्च करने की है, तो आप 1000 क्यों करोगे खर्च? समझ में आ गई बात? जितनी जरूरत होगी उतना ही को खर्च करोगे। मतलब इस सरफेस की अगर औकात है 40 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स लगाने की, और अगर इसको जरूरत पड़ रही है कि 20 पे अपना काम हो जाएगा, तो 20 ही लगाएगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? और अगर इसको रिक्वायरमेंट है कि कोई भी खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं लगाएगा। डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बात समझ में आ रही है? क्या ये इसका बेसिक फ्रिक्शन का बेसिक समझ में आ रहा है? कुछ डायरेक्शंस वगैरह को लेके और चर्चा करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं और डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे आराम आराम से। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे मान लो कि ऐसा कुछ एक सिचुएशन है, ये एक ऑब्जेक्ट और इसके सर पे दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहां बिठा दिया। अब जरा सोचो,
इस पे एक फोर्स लगाकर हम खींच कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। ऐसा होता है बार बार, बहुत बार देखा होगा कि नीचे वाले को खींचो, ऊपर वाला उसके साथ खींच जाता है, होता है ना ऐसा। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूं कि इन दोनों सरफेस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, इन दोनों सरफेस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए मैं इन दोनों को पहले अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। फोर्सेस यहाँ पे शो करो, बाकी फोर्सेस मान लो कि ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, समझ में आ गया? सिर्फ मैं डायरेक्शन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल और एमजी आपको अच्छे से पता है कि कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है बेटा? अब देखो, आपने इस पे फोर्स लगाया, तो सोचो अगर आप इसमें होते, ठीक, इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में स्लिप करना चाहती है? देखो राइट साइड, तो इस पे फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे की तरफ, रोकने के लिए इसको। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और ये फ्रिक्शन किसने लगाया? नीचे वाली सरफेस में। अब सवाल ये है कि नीचे वाली सरफेस ने इसके ऊपर लगाया। अगर मैं इस सरफेस को भी ऐसे अलग करके दिखा दूं, चलो इस सरफेस को भी मैं अलग कर रहा हूँ, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है और नीचे वाली जो सरफेस है वो इस तरीके से। क्लियर है? सबको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा आपको नजर आए। तो देखो, अगर मान लो कि हम सरफेस होते, तो हम हमारे रिस्पेक्ट में ये बॉडी किधर जाना चाहती है? आगे की तरफ। इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ याद है? इस सरफेस ने इस सरफेस के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाया है, तो ये सरफेस इसके ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, बिल्कुल सेम अमाउंट का। ये होता है ना, फॉर एवरी एक्शन कैरीज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो काम ये इसके साथ करेगा वही काम ये इसके साथ करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का। यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करनी जाए ना, उसको आप खुद समझ, अपने आप को समझ लो। मतलब मान लो कि अगर हम सरफेस होते, ठीक, और हमारे ऊपर एक ब्लॉक रखा होता और उसको एक फोर्स से खींचा जाता, तो वो ब्लॉक हमारे रिस्पेक्ट में किस तरफ जाती? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर? तो हमारे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे की तरफ जाती, समझ में आ गया? तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ से फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ। सवाल क्लियर हो गया? बिल्कुल समझ में आ गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे। अब इन दोनों के बीच में बात करते हैं, ठीक। अब सोचो अगर आप इसमें होते और फोर्स ऐसा लगता, तो ये ऑब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट में किस तरफ जाता? सोचो 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 जल्दी से, बताओ। अगर आप इसमें होते और ये आपके नीचे है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, बस वही बात है। मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, नीचे फर्श है और फर्श को कोई पकड़कर उधर खींच के, मान लो स्लिपिंग सरफेस होता है और उधर उधर की तरफ फोर्स लगाता, तो फर्श हमारे रिस्पेक्ट में किधर जाता? जिगर को फोर्स लग रही है। समझ में आ गई बात? मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये किधर जाता? आगे की तरफ। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा, सॉरी, ये जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा वो कैसा लगाएगा? अगेन पीछे की तरफ। तो ये इसको एफ आर डैश बोल देता हूं मैं। क्यों मैंने एफ आर डैश बोला? क्योंकि ये सरफेस अलग अलग हो सकते हैं, ये सरफेस अलग अलग हो सकते हैं, ये जो सरफेसेज है। तो सरफेस चेंज हुआ तो उनकी औकात भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि हर सरफेस सेम अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकता है। जो स्मूथ सरफेस है, जो मतलब थोड़ा सा चिकना सरफेस है, उस पर देखो चलना डिफिकल्ट होता है। जो रफ सरफेस है वो फ्रिक्शन और ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाता है। तो जितना ज्यादा रफ सरफेस, उतनी फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा, ठीक। जितना स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही कम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आगे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गया? देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है? आगे की तरफ जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन पीछे। तो न्यूटन थर्ड लॉ से अब बताओ, अगर न्यूटन थर्ड लॉ से फ्रिक्शन, ये तो क्लियर हो गया कि इसने इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगाया, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा और वो वैल्यू सेम अमाउंट का होगा। जितना ये फ्रिक्शन उतना ही ये फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन हम आप ऐसे भी सोचो, मान लो कि आप इसमें होते, ठीक है, और ऊपर में कुछ यहाँ पे रखा आपके यहाँ पे, और आपको पकड़कर कोई खींचे। मान लो कि मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, मेरे ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया और मेरा पैर पकड़कर कोई उधर को खींचे, तो मेरे रिस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जाता? मैं तो आगे की तरफ जाता, लेकिन ब्लॉक मुझे पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है।
देखा है कभी कभी ट्रेन में आप जब ट्रेवल करते होगे, तो ट्रेन में ट्रेवल करते होगे तो किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी ट्रेन रुकी हुई है और अचानक से ट्रेन चल जाए, तो आपको ऐसा फील हो जाता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि ट्रेन रुकी हुई है, जो वहाँ प्लेटफॉर्म जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, बिल्कुल होता है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो बिल्कुल आपने ये चीज देखा होगा। तो वही केस है यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे होते तो हमारा, और ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये हमें कैसा दिखता, पीछे की तरफ जाता हुआ। तो जब पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा या कोशिश भी पीछे की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन इससे आगे लग जाएगा। क्लियर। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन आगे गई, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन पीछे लगा, इस इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन पीछे लगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन आगे लगा। क्या फ्रिक्शन का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन जान निकाल के क्या है बच्चों, जब तक आप उस विद रिस्पेक्ट को, जब तक आप जिसके रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो उसके उस फ्रेम में खुद को नहीं ऑब्जर्व करोगे, खुद को नहीं समझ पाओगे, तब तक मजा नहीं आएगा। फिर आप फ्रिक्शन के डायरेक्शन में बहुत गलतियां करेंगे। समझ में आगे बात? अच्छा चलो इस चीज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अभी ये समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। अब जो है ये ब्लॉक है, ये उसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन मैंने फोर्स अब यहां लगा दिया। क्लियर है बेटा? अब फोर्स वहां लगा दिया। अब बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? फिर से इसको क्या करते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। कि ये मान लो कि ऑब्जेक्ट था हमारा, ये इसके ऊपर ये बैठा हुआ था, अब फोर्स इसके ऊपर ये लगा। अब सोचो, जब फोर्स इसके ऊपर लगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी कहाँ जाना चाहती है? आगे। तो इस पर फ्रिक्शन किधर होगा? पीछे। समझ में आ गई बात? और अगर ये आगे जाना चाहती है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जाना चाहता होगा। हमें तो ये दिखेगा, अगर ये आगे चला जाए तो हमें दिखे, अगर हम इसमें होते तो हमें दिखता है कि ये पीछे जा रहा है। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा, तो इसको मैंने लिख दिया फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आ गई? देखो फील करो किसके रिस्पेक्ट में कौन अप्लाई कर रहा है, उस फ्रेम में चलेगा। अगर इस पे देखना है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो अप्लाई कौन करेगा? ये। तो आप इसमें घुस जाओ। तो जैसे ही फोर्स लगाया तो आप यहाँ पे अगर बैठे होगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आगे की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे। क्लियर। और अगर आप इसमें होते तो आपको क्या दिखता कि ये पीछे जाना चाहता है, जब आप आगे जाना चाहोगे तो ये पीछे जाना चाहेगा। क्लियर है? तो फ्रिक्शन आगे। समझ में आ गया? या फिर ऐसे सोचो सिंपली, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन पीछे, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से ये फ्रिक्शन किसने अप्लाई किया? इस वाले सरफेस में। समझ में आ गई बात? तो इस वाले सरफेस पे ये अप्लाई करेगा आगे की तरफ। इतनी बात हो गई। अब सोचो, अब जब यहाँ पे आ जाओ, मान लो कि अपने आप को सरफेस, क्योंकि नीचे वाले पे भी बताना है, अगर नीचे वाले सरफेस अगर आप होते तो देखो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन। वो इसको क्या करेगा? आगे ले जाने की कोशिश। तो मतलब अगर हम यहाँ फर्श होते, अगर ये सरफेस होते हम, तो हमारे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर जाता है? आगे। तो फ्रिक्शन किधर लगाता है? ये इस तरफ एक बार डैश। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ पे? तो अगर ये फ्रिक्शन किसने लगाया? नीचे वाले सरफेस ने इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन। ये पॉइंट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स इस पे लगाया तो ये आगे सरकना चाहता है, तो फोर्स इस पे पीछे, तो न्यूटन थर्ड लॉ से इसके ऊपर आगे। अब इस फ्रिक्शन के कारण ये आगे जाना चाहता है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अलग अलग डायग्राम, अलग अलग कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे पिछले केस में देखो फ्रिक्शन इस पे, ये वाले इधर की इस पे आगे की, देखो यहाँ रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है? तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझना आपका जरूरी है कि किस डायरेक्शन में बॉडी स्लिप करनी चाहती है और किसके रिलेटिव स्लिप करना चाहता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर आप फ्रिक्शन के डायरेक्शन को लेके बहुत परेशान रहोगे। सबसे पहले तो डायरेक्शन को लेके प्रॉब्लम होगी, मैग्नीट्यूड को अभी बाद में देखना है। समझ में आ गई बात? तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो अभी डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे, पहले आप डायरेक्शन समझ लो कि डायरेक्शन कैसे है। समझ में आ गया? क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो बच्चों।
हो गया, लिख लिया सबने? चलो अब देखो, डिफरेंट कंडीशंस ले रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझोगे। मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, समझोगे? ये ऑब्जेक्ट, इसको मैं मान लेता हूं 2 kg और ये एंगल 30 डिग्री है। क्लियर? अब इस पे बताना है और मैं इसके ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर आगे की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। तो सवाल ये है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? बच्चों के दिमाग में ऐसा बात चल जाएगा, ऊपर की तरफ हम जब फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो बॉडी ऊपर जाएगी, तो फ्रिक्शन नीचे होगा। चलो बात हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर भी ले, लेकिन फोर्स के सारे वैल्यूज के लिए ये नहीं होगा। कारण देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, इस पे फोर्स कौन सा लगा? mg cos थीटा। क्लियर है? यहाँ पे याद करो mg है ना ये, तो हम अच्छा नॉर्मल कैसा है, ये हो गया नॉर्मल। क्लियर? इसको एक्सटेंड किया, अच्छा mg की वैल्यू g को 10 कंसीडर कर लेते हैं, ये कितना हो गया 20। क्लियर है यहाँ पे? क्या समझ में आ गया? अब देखो ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30, तो ये कितना आ गया 20 cos 30। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और इस डायरेक्शन में 20 sin 30, इसकी वैल्यू निकाल लो जल्दी से। 20 sin 30 कितना हो गया? हाफ। तो ये आ गया 10। तो मैंने आपसे क्या बोला कि देखो ये 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, 10 आपने ऊपर लगा दिया, बताओ फ्रिक्शन कितना है? तो भाई फ्रिक्शन क्यों होगा यहाँ पे? सोचो तो जरा, 10 ऊपर लगा रहे हैं हम और 10 नीचे लग रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया इनको एक दूसरे को। ठीक, तो क्या कोई और एक्स्ट्रा फोर्स है जो इसको मूव कराना चाहता है? कि ये बेचारा मूव कर ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इसलिए इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कहीं किसी भी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? क्यों ऐसा हुआ ध्यान से समझो। 10 न्यूटन ऊपर लगाया और 10 न्यूटन mg sin थीटा की वैल्यू 10 है, तो ये और ये दूसरे को तो पहले ही कैंसिल कर गए। अगर कोई रिक्वायरमेंट होती स्लिप, तो जब ये कैंसिल आउट हो गए मतलब बॉडी को स्लिप कराना ही नहीं है, मतलब mg sin 30 इसको नीचे स्लिप कराना चाहता था, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर उसको रेस्ट कर दिया। मतलब जब बॉडी रेस्ट पे आ ही गई तो फ्रिक्शन काय को? समझ में आ गया? चलो दूसरा केस देखते हैं। मान लो कि सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक, वही 2 kg, तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगा 20, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 30 है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पे 5 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया और ऊपर की तरफ स्लाइड करना चाहते हैं, ठीक, अब बताओ फ्रिक्शन किधर होगा? सोचो सोचो, बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे, देखो ये 20 है, ये ऊपर कितना है 5, तो इन दोनों का रिजल्टिंग क्या हो गया 20 माइनस 5। किस डायरेक्शन में? नीचे। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, यहाँ 20 है, ये 5 है, तो 5 ने 5 को मार किया तो बचा क्या 15। तो 15 न्यूटन नीचे लग रहा है। समझ में आ गया? हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी बॉडी नीचे ही स्लिप करेगी, ठीक, या कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि ये 5 न्यूटन और इसका 5 न्यूटन आपस में कंपनसेट हो गए, बच गया 15 न्यूटन। अब 15 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना हो गया 15 न्यूटन, वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगकर इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। हम यहाँ पे वैल्यू, फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं कर रहे, ठीक। तो ये फोर्स काइनेटिक होगा, स्टैटिक होगा, समझ में आ गई बात ना? और काइनेटिक फ्रिक्शन को ही डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रिक्शन इतना हो गया, समझ में आ गया? हम फ्रिक्शन की वैल्यूज के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ डायरेक्शन को लेकर चर्चा कर रहा हूँ। क्यों यहाँ पे जीरो हुआ? कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेज आपस में एक दूसरे को मार गए, ये एक दूसरे को काट गए, खत्म हो गया इनका, तो अब कोई नेट फोर्स बचा ही नहीं। तो नेट फोर्स बचा ही नहीं तो बॉडी फ्लिप करना ही नहीं चाहती, और जब बॉडी फ्लिप करना ही नहीं चाहती तो फ्रिक्शन का कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन इस केस में आपके 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी बॉडी नीचे ही गिरना चाहती है। क्यों? क्योंकि नीचे जितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। समझ में आ गई बात? तो नीचे गिरना चाहती है, इसीलिए फोर्स फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। चलो नेक्स्ट केस लेते हैं। मान लो कि सेम सेम क्वेश्चन है बेटा, 2 kg, एक ही ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, तो इस तरफ आपको ये आगे 20 न्यूटन लग रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, ठीक, समझ में? अच्छा एक गलती हो गई है, ठीक, ये 10 था ना, तो ये 10 होगा, ठीक, अभी भी ऊपर की तरफ ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये 10। समझ में आ गया? अब बताओ, अगर 30 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा है
तो देखो ये 10 न्यूटन और इसका 10 न्यूटन आपस में मिल गए, खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, बच गया 20, इसका 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ 20 न्यूटन। अब बॉडी जो है ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी, बट इसकी गारंटी नहीं है कि ये स्लाइड करेगी या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी, उसके वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना इंफॉर्मेशन है क्योंकि इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना हो गया, देखो यहाँ पे 20 न्यूटन, 30 माइनस 10, 20 ऊपर की तरफ ऐसे। तो बॉडी किधर जाना चाहती है उस 20 न्यूटन के कारण, ऊपर। तो फ्रिक्शन इस केस में किधर होगा, नीचे की तरफ। अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर हो गई, तब तो बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, स्लिप नहीं कर पाएगी। समझ में आ गई बात? यहाँ देखो, यहाँ 5 न्यूटन था, ये 10 न्यूटन था, तो कितना बच गया, 5 न्यूटन नीचे की तरफ। अगर फ्रिक्शन इस सरफेस के लिए 5 न्यूटन है, तो बॉडी इधर की तरफ लगकर बॉडी को रोक देगा। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ फ्रिक्शन को, यहाँ तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक, उसके लिए हमें कोई पंगा है नहीं। क्लियर है बेटा? यहाँ पे अगर मान लो कि एक और केस लेते हैं इसके ऊपर, ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो mg sin थर्ड की इधर लग रहा होगा, मतलब कैन जो हमने यहाँ पे निकाला है, मैं इस बारे डायरेक्टली मतलब सीधा मैं इसी को यूज कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में। क्लियर? 20। अगर आपने यहाँ पे कुछ मान लो कि 1 न्यूटन अप्लाई कर दिया फोर्स, तो आप बताओ डायरेक्शन किधर होगा, सोच के बताओ। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का इफेक्ट देख लेना है। इन दोनों का इफेक्ट क्या है, 10 नीचे 8 ऊपर, इसका मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना हो गया, 2 न्यूटन नीचे। मतलब ये बॉडी पे, इस बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगकर बॉडी को नीचे लेकर जाना चाहता है। तो फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगकर फिर बॉडी को कोशिश करेगा कि रोक दे। अब मुझे ये नहीं पता अभी फिलहाल के लिए कि ये फ्रिक्शन की औकात इतनी है या नहीं कि इसको रोक सके, रेस्ट पे रख सके। अगर है तब तो रोक लेगा, अगर फ्रिक्शन की एबिलिटी है कि 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सके तो इसको रोक लेगा, और अगर नहीं एबिलिटी है तो बॉडी नीचे स्लिप कर जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये चारों पार्ट में समझ में आया? फिर से देख लो एक बार, मैं इसको बता रहा हूँ। 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाया और mg sin थीटा 10 न्यूटन पीछे, इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, खत्म हो गया। तो इस पे कोई नेट फोर्स ही नहीं बचा। मतलब ये बॉडी स्लिप, जब नेट फोर्स ही नहीं है तो बॉडी स्लिप करना नहीं चाहेगी, मतलब ये बॉडी स्लिप करना नहीं चाहती। अगर ये बॉडी स्लिप नहीं करना चाहती, इसका मतलब कि इस पे फ्रिक्शन 0 होगा। अब इसके इसमें आ जाओ, 10 न्यूटन नीचे लगा, हमने 5 न्यूटन ऊपर लगा दिया, तो इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, 5 न्यूटन नीचे। मतलब वो 5 न्यूटन इस बॉडी को नीचे लेकर जाना चाहता है, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये नीचे जाना चाहते हैं। ठीक, अब अगर फ्रिक्शन की औकात है 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और अगर औकात नहीं है तो बॉडी नीचे स्लिप कर जाएगी। ठीक, और अगर औकात है रेस्ट पे रखने की, तो उस समय फ्रिक्शन को क्या बोलोगे आप, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अगर औकात नहीं है, बॉडी स्लिप कर गई, तो उस समय क्या बोलोगे इसको, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस केस में आ जाओ, इसमें क्या बोला कि mg sin 30, सेम क्वेश्चन है, mg sin 30 की वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो 10 नीचे लग रहा है, 30 ऊपर लगा दिया हमने, इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना हो गया, 20 ऊपर की तरफ। तो अब बॉडी किधर जाना चाहती है, बताओ, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन को हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पर देखो, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी किधर जाना चाहती है, अप का इंक्लाइन। तो फ्रिक्शन डाउन का इंक्लाइन रखकर इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर फ्रिक्शन की औकात 20 न्यूटन अप्लाई करने की है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह जाएगा, और अगर इसकी औकात 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की नहीं है, तो ये मूव कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पे। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, कैसे लगाना है फोर्स, ये सब कुछ समझ में आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है, ये बात आपको समझ में आ रही है। फ्रिक्शन कितने के यहाँ पे, कभी फ्रिक्शन यहाँ पे 0 था, कभी ऊपर लग रहा था, फिर उसने नीचे को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि फ्रिक्शन की कोशिश ही है कि बॉडी के स्टेट को मेंटेन रखा जाए। स्टेट मतलब इनिशियली अगर रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे उसको मेंटेन रखने की कोशिश है। समझ में आ गई बात? मतलब वो चाहता ही नहीं कि बॉडी के स्टेट को चेंज कर दिया जाए, फ्लिप होने से रोकना चाहता है वो। लेकिन अगर मजबूर हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी भी तो अपनी औकात है, हर लोगों की अपनी औकात है। अगर उसकी औकात से बाहर की चीज हो गई, तो फिर वो रोक नहीं पाएगा, बॉडी स्लिप कर जाएगी, तो बेचारा अपने आप को फिक्स कर देगा। इसी को बोलते हैं काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या डायनेमिक भी आप इसको बोल सकते हो। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नोट कर लो एक बार जल्दी से।
और देखो अब इसके ऊपर, अब इतनी बात तो डायरेक्शंस को लेके आपको समझ में आ गई है, तो अब इनके वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, उस एग्जांपल के जरिए आप सब कुछ समझ जाओगे। मान लो कि आपके घर में एक हेवी अलमीरा है, एक हेवी अलमीरा है, ठीक, और इसको आप क्या कर रहे हो, ये आप हो, ठीक, इसके ऊपर आपके जरिए इसके ऊपर एक फोर्स एफ लगा, आपने इसको एक फोर्स लगाकर धक्का देने की कोशिश की, और फोर्सेस देखो, अगर मान लो कि इसका मास एम है तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो नॉर्मल और mg एक दूसरे को बैलेंस करके कहानी खत्म कर गए, ठीक, इनका कोई भी रोल मोशन में नहीं है। अब सवाल है कि क्या हमारा फोर्स इतना सफिशियंट है कि बॉडी को स्लाइड कर जाए। मैंने बार बार बोला है कि ये काफी हेवी अलमीरा है, ठीक। तो अब देखो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, आप स्लिप फिगर करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को किधर मूव कराना चाहते हो, देखो फोर्स इधर लगाया तो बॉडी आगे की तरफ स्लिप करना चाहती है, तो सरफेस क्या करेगी इसके ऊपर, फ्रिक्शन पीछे की तरफ अप्लाई कर देगी। समझ में आ गया, ठीक। और अगर फ्रिक्शन आपके फोर्स को बैलेंस कर गया तब तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, और अगर आपका फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया, मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब बॉडी आगे की तरफ स्लाइड कर जाएगी। वो कैसे हम देखते हैं, अगर मान लो कि आप कोई फोर्स नहीं लगाते तो फ्रिक्शन कितना होता, सोचो। जब फोर्स नहीं लगाओगे तो नॉर्मल एमजी को तो बैलेंस कर रहा है, इधर स्लिप होने का कोई चांसेस नहीं बनता, ठीक। आपने फोर्स नहीं लगाया मतलब बॉडी स्लिप नहीं करना चाहती है, अगर बॉडी स्लिप नहीं करना चाहती है तो फ्रिक्शन काहे को आएगा। समझ में आ गई बात, फ्रिक्शन कब आता है नेचर में, जब बॉडी स्लाइड करने की कोशिश करे। समझ में आ गई बात, या स्लाइड कर रही है, क्लियर, इतनी बात ध्यान में रखनी है हमेशा, ठीक। समझ में आ गया कि ये जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लग गया, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब मैंने यहाँ पे एक फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का एक सिंपल सा ऐसे ही डायग्राम, मान लो कि फोर्स 0 है तो मैं गॉस से शो कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन कितना होगा, 0, क्लियर। आपने फोर्स इतने अमाउंट का एक फोर्स लगाया, ठीक, फ्रिक और बॉडी मूव नहीं की, इसका मतलब कि सरफेस ने एग्जैक्टली आपने जितना फोर्स लगाया उसके बराबर का फोर्स लगाकर दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। महाभारत में देखते हो ऐसे दोनों तीर आकर ऐसे टकरा के ना, इसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि फोर्स अगर 0 था तो फ्रिक्शन भी 0 होगा। फोर्स जितने भी अमाउंट का आपने अप्लाई किया, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा तो उतने ही अमाउंट का फ्रिक्शन सरफेस अप्लाई कर दी होगी। अब आपने फोर्स लगाया, मैक्सिमम कोशिश कर ली है, स्लाइड नहीं हुआ, आपने अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया, अब आप सब लोग मिलकर इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक। तो अभी आप एक से एक और पर्सन आ गए, फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक। लेकिन अब भी ये अलमीरा मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कि सरफेस ने अपनी वैल्यू को, फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाकर आपको फिर से रोक दिया, ठीक। अब तीसरा आदमी आ गया, ओवरऑल फोर्स फिर से बढ़ा, अभी भी सरफेस मूव नहीं किया, मतलब सरफेस ने आपके बराबर का फ्रिक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक, ताकि ऑब्जेक्ट से रख सके, क्लियर। लेकिन ये मैंने मान लिया कि क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक, उस सरफेस की ये औकात है, इससे ज्यादा अमाउंट की फ्रिक्शन वो अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से समझना है इसको, आपने जब फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन 0 था, आपने इतना फोर्स लगाया, इतना फ्रिक्शन लगकर आपको कैंसिल आउट कर दिया, आपने फोर्स को बढ़ाया, फ्रिक्शन ने अपने आप को बढ़ाया, कैंसिल आउट कर दिया, आपने और फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन ने और अपने आप को बढ़ाया, ठीक, और वो फिर से कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ये सरफेस अप्लाई करने के काबिल नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मैंने आपको बताया था ना कि हर सरफेस की अपनी एक काबिलियत होती है, अपनी औकात होती है, उस औकात से ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वो अप्लाई नहीं कर सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर। तो ये अपने औकात से आ गया, इससे ज्यादा अब इसकी औकात नहीं है, ठीक। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, आगे भी अभी पता चलेगा कि ये जो सरफेस की जो औकात फ्रिक्शन जो होती है वो इसके नॉर्मल फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। समझ में आ गई बात, हम आगे देखिए, क्लियर। तो इतनी औकात होगी, अब आप जैसे ही इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो होगा क्या, क्योंकि फ्रिक्शन अपने औकात पे आ गया, अब इससे ज्यादा वो अप्लाई नहीं कर सकता, तो अब फ्रिक्शन की औकात तो यही है। समझ में आ गई बात, तो आपकी फोर्स इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगी और फिर अलमीरा आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। अब इससे ज्यादा जितना फोर्स लगाना है आप लगाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन अपने आप को मेंटेन कर लेगा। क्लियर? फ्रिक्शन अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बॉडी आगे की तरफ स्लिप करती हुई चली जाएगी। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? हमने यहाँ पे जीरो फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन जीरो, हमने इतना फोर्स लगाया, इतना फ्रिक्शन ने इतना अप्लाई किया, कैंसिल आउट हो गया ओवरऑल। तो हमने फोर्स बढ़ाया, सरफेस ने फ्रिक्शन को बढ़ा दिया, हमने और फोर्स बढ़ाया, सरफेस ने और फ्रिक्शन बढ़ा दिया, बट दिस वन इज लिमिटिंग। इससे ज्यादा सरफेस फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकती है, ये मैक्सिमम कोशिश है बॉडी को रेस्ट पे रखने की। ठीक, आपने इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन ने अपने आप को मेंटेन कर दिया और बॉडी आगे की तरफ स्लाइड हो गई। ठीक, तो जैसे ही स्लाइड हो गई, देख लो इसके रिस्पेक्ट में ये अब खिसकने लगा, आगे की तरफ स्लाइड हो गई, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, जो बोलो। ठीक, ये कितना आ गया बेटा, यहां से यहां तक क्या बोलोगे इसको, दिस वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ जो फ्रिक्शन है इसको क्या नाम देंगे हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी स्लिप कर गई है। क्लियर? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये देखो स्टैटिक रीजन है, बॉडी को रेस्ट पे रखा हुआ था, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर? और देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा ये भी तो है, जीरो भी तो है स्टैटिक, क्योंकि बॉडी यहाँ तक रेस्ट पे है। समझ में आ गया? मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं औकात ऑफ द फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि बॉडी को रेस्ट पे रखना चाहता है। तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एक अलग से है, सब कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन ही, बट दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात? और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यूएस टाइम एन। एन इज तो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसके बीच में, जिस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है उसके बीच का नॉर्मल फोर्स। ये जो नॉर्मल देख रहे हो आप, यही वाला, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ऐसे नॉर्मल। समझ में आ गया? तो ये जो औकात ऑफ फ्रिक्शन है वो होता है म्यूएस मल्टीप्लाइड बाई एन। ये जो म्यूएस है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये सरफेस टू सरफेस चेंज हो सकता है। समझ में आ गई बात? मतलब अलग अलग सरफेस के लिए म्यूएस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए वो साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाएगा, जनरली क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा। ठीक, या अगर गिवन नहीं होगा तो अदर कंडीशंस देकर म्यूएस की वैल्यू निकलवाई जाएगी। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। कल मैंने आपको बताया था ना कि फ्रिक्शन और नॉर्मल एक ही पार्ट के, एक ही चीज के दो अलग अलग पार्ट हैं। ठीक, आपको पता है कि नॉर्मल जब तक सरफेस कांटेक्ट में ना हो तब तक नहीं लगता, तो आपको ये भी पता है कि जब सरफेस कांटेक्ट में ना हो तो फ्रिक्शन भी नहीं लगता। ठीक, इसका मतलब कि इन दोनों को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स का ही ये दोनों रूप है। तो मैंने आपको बोला था, कल बोला था ये बात कि दोनों जो है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो देखो कैसे डिपेंड करते हैं। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग म्यू एस लगा के ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो देखो ये कांस्टेंट वैल्यू देख रहे हो ना, ये चेंज नहीं हो रहा। काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या होता है, इक्वल टू ये कांस्टेंट होता है। ठीक, और इसकी वैल्यू होती है म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक, इस म्यू के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम वैल्यूज के बारे में चेक करें, क्योंकि डायरेक्शन हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में देखा है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देख लो ना, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक भी देखो, इसको क्या लिखेंगे, एफ के, मतलब फोर्स काइनेटिक। ठीक, और वो कौन सा है, स्टैटिक। तो आपने क्या देखा कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम म्यू एफ एन भी हो सकता है, मतलब इनके बीच में कोई भी हो सकता है। देखो यहाँ जीरो है, ये रहा। ठीक, यहाँ पे क्या है, म्यू एस एन है, ये रहा। और ये दोनों देखो, ये इनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये साइन का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो
म्यू एस एन के बीच में कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, म्यू एस एन भी हो सकता है। म्यू एस एन को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया? क्या ये पूरा का पूरा एग्जांपल आपको समझ में आ गया है? ठीक, ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है जो आप जनरली हम अपने घर में, हाउस होल्ड में हमें हर रोज इससे रूबरू होना होता है। ठीक, हर एक पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे इस तरीके की सिचुएशन से रूबरू हो रहा होता है। हम उसी चीज को डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ पे जल्दी से नोट कर लो क्विकली। लिख लिया आप सब लोगों ने? क्लियर है बच्चों? ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर? तो अब ये पूरा का पूरा, जिस बच्चे को ये पूरा समझ में आ गया, जितने भी कहानी की अब वैल्यूज आपको पता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू समझ में आ गया? मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। और अगर बॉडी स्लिप कर रही है दूसरे के रिस्पेक्ट में तो वो वैल्यू कितनी होगी? म्यू के इंटू एन। इतनी बातें हम अच्छे से जानते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि एक आध क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, मान लो कि एक सर्फेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया? एक ब्लॉक को ऐसे रखकर इसको एक फोर्स के जरिए दबा दिया। ध्यान से समझोगे, एक फोर्स, इसका मास m है और इस सरफेस और इसके बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो म्यू के है। क्लियर? तो आपसे पूछा गया, अब जैसे क्वेश्चन समझो, मान लो ऐसा कुछ, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था। ठीक, इसको मैंने यहाँ पे वॉल पे रखा और एक फोर्स के जरिए इसको रेस्ट पे रखा। ठीक, जितना जोर लगाओगे ये रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक, अब इस फोर्स की वैल्यू को हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? कम कर रहे हैं। कम किया, कम किया, देखो कम करके जा रहे हैं। एक टाइम आएगा, देखो स्लिप हो गया। समझ में आ गई बात? तो आपसे ये पूछा गया है कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू बताओ जहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। समझ में आ गई बात? मतलब कम से कम फोर्स की वैल्यू बताओ ताकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन है। फाइंड, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड एफ मिनिमम such that object remains at rest, remain at rest। समझ में आ गई बात? such that object remains at rest। तो सोचो, अब फोर्सेस देखते हैं। ये फोर्स है, अच्छा देखो सरफेस ये रहा, तो नॉर्मल फोर्स इधर को लगेगा। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर क्योंकि सरफेस है ना। तो देखो सरफेस ये है तो परपेंडिकुलर फोर्स ये हो गया और हमेशा बाहर की तरफ। ये देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा मतलब जितना राइट साइड फोर्स उतना ही लेफ्ट साइड फोर्स, मतलब फोर्स और नॉर्मल एक दूसरे के इक्वल हो गए। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। तो सवाल ये है कि फोर्स ने तो नॉर्मल को बैलेंस कर लिया, या फिर यूं बोलो नॉर्मल ने फोर्स को बैलेंस कर लिया, तो इस mg को किसने बैलेंस किया? अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लेते ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रह सकता था। क्यों? क्योंकि mg जो है वो नीचे की तरफ इसको खींच देता, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड हो जाती। ठीक, समझ में आ गई बात? क्योंकि ये सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट हमें पता है, तो इसका मतलब कि mg जिगर नीचे लग रहा है तो इस बॉडी की स्लिपिंग टेंडेंसी किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। देख लो ना यहाँ पे, ये फ्रिक्शन। अच्छा ये फ्रिक्शन कौन सा होगा? देखो बॉडी स्लिप नहीं कर रही, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसका मतलब फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे कि ये स्टैटिक है।
और आपको पता है कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन नहीं होती है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो 0 से म्यू एस एन के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब भी अप्लाई करो उस समय फ्रिक्शन को हमेशा याद रखना, ठीक है, फ्रिक्शन को एफ आर से या एफ से आप रिप्रेजेंट कर लेना। क्लियर? तो अब देखो, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया? mg। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और आपको ये पता है ये फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक नेचर का है। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो याद है म्यू एस एन से कम होती है हमेशा। याद करो मैंने अभी बताया था कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में होता है, तो मैंने ये अप्लाई कर लिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इतना को पता ही है कि 0 से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 से ज्यादा नहीं होता, 0 ही होता, तो बॉडी को नीचे स्लिप कर जाती, और 0 कब होता? जब यहाँ पे सरफेस स्मूथ होता। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखो mg कितना हो गया। अच्छा, नॉर्मल हमने यहाँ निकाल रखा है, तो देखो mg कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू एफ। तो देखो f कितना हो गया, म्यू एस को इधर लेकर आ जाओ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई म्यू एस। क्या बात समझ में आया? ठीक रो, मतलब हमें अगर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखना है तो हमारी जो फोर्स है वो mg डिवाइडेड बाई म्यू एस, क्योंकि इस केस में म्यू एस जो है वो म्यू गिवन है, तो उसको म्यू लिख लो। समझ में आ गई बात? मतलब इस केस में जो फोर्स है वो mg बाई म्यू से हमेशा ज्यादा या कम से कम उसके इक्वल होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा गया था? मिनिमम फोर्स। तो बताओ, तो ये वो फोर्स है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। मतलब आपकी फोर्स कम से कम इसके बराबर होनी चाहिए, या इससे ज्यादा होगी तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, वरना ये नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब फोर्स की कम से कम वैल्यू क्या है? mg बाई म्यू। तो देखो आ गया, फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है? mg डिवाइडेड बाई म्यू। क्या बात क्लियर हो गई? देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तुम्हारे जेई या नीट के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हो। इसके पहले हमने डायरेक्शन सीखा था, अब हम उसकी मैग्नीट्यूड्स को भी यूज करना सीख रहे हैं। समझ में आ गया? जो आपने पढ़ा था उसी के बेसिस पे हमने यहाँ डिस्कशन किया। तो जल्दी से एक बार नोट कर लो। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? हो गया? हो गया? चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो, जैसे क्वेश्चन देखो कि ये मान लो कि इंक्लाइंड सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, 2 kg का मास है, ये म्यू जो है 0.5 गिवन है। क्लियर है? 2 kg का मास है, ये एंगल 30 गिवन है। क्लियर? म्यू गिवन हो गया, मतलब ये सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। तो आपसे आपसे पूछा गया कि फोर्स हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। तो mg आपको पता है, तो mg cos थीटा का वैल्यू इधर हो गया, mg cos 30, m कितना है 5 इंटू जी कितना है 10, cos 30 कितना होता है √3/2। तो देखो तो ये कितना आ गया, देख लो तो यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्व करो। ये आ गया 25√3। क्लियर है यहाँ पे? तो 25√3 कितना होता है बच्चों? जल्दी से बताओ, मतलब बताओ बताओ जल्दी से। अरे यार, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, निकालो जल्दी से। ये कितना आ गया? 25 मल्टीप्लाइड बाई, दैट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.7। कितना आ जाएगा? इतना न्यूटन, 42.5। इतना न्यूटन फोर्स ये लगा। तो नॉर्मल ऊपर की तरफ। क्लियर? अच्छा, mg साइन थीटा की वैल्यू देखो, ये हो गया mg साइन 30। तो m कितना है 2 kg, g 10 है, साइन 30 कितना होता है 1/2। ये कितना आ गया 10 न्यूटन। समझ में आ गया? 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा। अब सोचो, ये नॉर्मल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो नॉर्मल है वो 42.5
न्यूटन के बराबर है। क्लियर, इतना हमें पता है। तो अब देखो मैं फ्रिक्शन के डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा हूँ। ये देखो 20 न्यूटन है और नीचे की तरफ कितना है 10 न्यूटन। तो इन दोनों का इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या रह गया 10 न्यूटन ऊपर की तरफ। तो बाकी अभी 20 वगैरह सबको मैं भूल जाता हूँ। हमारे पास बस यही सिचुएशन है कि इसको मैं ये लिख रहा हूँ, ये जो है इसको मैं ये लिख रहा हूँ। मतलब देखो 10 नीचे 20 ऊपर, तो हमारे पास ओवरऑल रह गया 10 न्यूटन ऊपर की तरफ। तो बॉडी किधर स्लिप करना चाहती है ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर होगा नीचे। अब सवाल है कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन की औकात क्या है पहले ये पता कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन की औकात कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन। म्यू कितना है 0.5 इंटू एन कितना है, देखो ये निकाला हमने 42.5, मतलब ये हाफ हो गया। समझ में आ गया। तो 42.5 का हाफ कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, क्यों तो 21.25 न्यूटन, यही हो गया ना। मतलब फ्रिक्शन इतना मैक्सिमम लग सकता है। अब यहाँ देखो फ्रिक्स देखो ऊपर कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम क्या हो सकती है 21.25 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन इतना कैपेबल है कि इस बॉडी को मूव करने से रोक सके, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ रिक्वायरमेंट कितना है 10 ऊपर लग रहा है, तो इसको रेस्ट पे रखने के लिए 10 नीचे चाहिए, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 10 न्यूटन नीचे लगकर इसकी एक्सेलरेशन को 0 कर देगा। क्वेश्चन समझ में आया, आया समझ में। पहले क्या किया हमने, मैंने ये देखा कि इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है। तो 20 ऊपर 10 नीचे, तो नेट कितना बच गया 10 ऊपर। ठीक, अब 10 ऊपर लगा, तो इस 10 के कारण ये बॉडी किधर जाना चाहती है ऊपर। तो कितना रिक्वायरमेंट है कि बॉडी को रेस्ट पे रखी जा सके, तो 10 नीचे। क्या फ्रिक्शन की औकात है कि 10 न्यूटन अप्लाई कर सके, तो हाँ बिल्कुल औकात है। देखो 21.25 न्यूटन मैक्सिमम इसमें लगा सकता है, उसको तो अब 10 ही अप्लाई करना है। समझ में आ गई बात। तो वो 10 न्यूटन नीचे की तरफ लगाकर उसे रेस्ट पे रख देगा। तो जब बॉडी रेस्ट पे हो गई तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। क्या बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। मान लो चलो यही सेम क्वेश्चन है कि ये फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली रखी थी हमने, ये 21.25 न्यूटन है। ठीक, अब अगर इस फोर्स की वैल्यू को मैं कितना कर लू 40 न्यूटन, चल 40 न्यूटन कर लेते हैं। अब देखो तो इस ये और ये मिलकर कॉम्पनसेट हुए, कितना कॉम्पनसेट हुए भाई 10 कॉम्पनसेट हुआ 30 रह गया। तो अब ये कितना बच गया 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन, अब सोचो क्या फ्रिक्शन की औकात है कि 30 न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर रोक सके। तो फ्रिक्शन की औकात इतनी फोर्स अप्लाई करने की है, मतलब फ्रिक्शन के कैपेबिलिटी से बाहर की बात होगी। समझ में आ गया। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाएगी। तो जब स्लाइड हो गई तो एक्सेलेरेशन होगा उसके पास। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, तो अब आप क्या लिखोगे इसको कि एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन की वैल्यू अब कितनी होगी, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना औकात ऑफ द फ्रिक्शन। तो अब फ्रिक्शन जो हो गया 21.25 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो अब आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलेरेशन। याद करो जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, उस डायरेक्शन के फोर्स को प्लस, उसके अपोजिट फोर्स को माइनस। 21.25 इक्वल टू मास कितना था 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया, देखो देखो सॉल्व करो जरा, ये कितना आ जाएगा 8.85 सॉरी 8.75 के भागित बाई 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। तो ये देखो यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि फ्रिक्शन की औकात 21.25 की थी, लेकिन चाहिए कितना था 30। तो जब औकात से बाहर है तो अब उसको रोक नहीं सकता, बॉडी क्या होगी ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाएगी। देख लो और डायरेक्शन देखो, समझ में आ गया। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे कर देता कि फ्रिक्शन की औकात कितनी है, ये समझ में आ गया, क्लियर। अगर इस फोर्स की वैल्यू को मैं ऐसे ले देता, ये mg सैनफर की है 10 न्यूटन है, ये आपको पता है अच्छे से। इस फोर्स को मैं 5 न्यूटन ले देता, ऐसे 5 न्यूटन ले देता, तो बताओ क्या होता। तो अब देखो इन दोनों का रिजल्टिंग क्या है, देखो 5 ऊपर 10 नीचे, तो 5 नीचे बच गया, मतलब अब इसके ऊपर 5 न्यूटन नीचे रह गया, ये 5 न्यूटन, क्लियर। तो ये 5 न्यूटन बॉडी को कहाँ लेकर जाना चाहता है नीचे, है ना। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगकर इसको रोकने की कोशिश करेगा।
तो अब सवाल, ये तो पहले डायरेक्शन हो गया, समझ में आ गई बात। अब सवाल ये है कि क्या फ्रिक्शन की इतनी औकात है कि वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर बॉडी को रेस्ट पे रख सके। तो फ्रिक्शन की औकात ये है 21.25 और रिक्वायरमेंट कितनी है, बस 5। ठीक, तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन होगा 5 न्यूटन का ऊपर अप्लाई करके बॉडी को रोकेगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। क्या बात समझ में आया? देख लो किस तरीके से, देखो फ्रिक्शन ऊपर था, लास्ट 2 केसेस में फ्रिक्शन नीचे आ गया था, समझ में आ गया। अगर मैं ऐसे बोल देता कि ये जो पार्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, तो आपको पता है इस डायरेक्शन में सेम क्वेश्चन है, 10 न्यूटन, क्लियर है। तो अब देखो इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया, ये अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है बेचारा, तो ऐसे ही रेस्ट पे, तो इस केस में फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0। कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि जब फ्रिक्शन ही 0 है तो 0 का क्या डायरेक्शन लिखोगे। ठीक, हाँ ये जरूर बोल देना ये स्टैटिक होगा, ये रेस्ट पर। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक, क्योंकि इसने बॉडी को रोका हुआ है। जहां पे भी एक्सेलरेशन आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, जहां पे एक्सेलरेशन 0 है दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात, देख रहे हो ना यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही है। ठीक, तो एक बार आप अच्छे से क्या करना, ठीक, आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। एक बार बहुत ध्यान में रखना कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, वीडियो को पॉज करके एक एक पार्ट जो मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना, समझ लेना, क्योंकि अगली जो क्लास होगी उस पर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, फिर आपको डायरेक्शन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप वीडियो को फिर तो वापिस देखोगे और पॉज करके हर एक क्वेश्चन के रिलेटिव क्वेश्चन आप क्या करना, पॉज कर लेना, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, फिर भी अगर नहीं आपसे हो रहा देन वीडियो को देखना। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, आज के लिए मैं क्लास को ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।